बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़र्स्ट एंड सेकंड वीक के क्लिनिकल स्टार्ट कर रहे हैं और दिस वीडियो इज़ इन कोलैबोरेशन विद MBBS कैफेटेरिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मिटलशमर्स। मिटलशमर्स जो होता है दैट इज़ पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है दैट इज़ ऑफ 28 डेज़। ठीक है ना, और उसका 28 का हाफ करें दैट इज़ 14 डे। तो 14 डे पे होती है हमारे पास ओव्यूलेशन, यानी मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होती है ओव्यूलेशन। अब वो जो ओव्यूलेशन होती है उससे जो पेन होता है दैट इज़ कॉल्ड मिटलशमर्स। और उसकी इंडिकेशन ये होती है कि जब हमारे पास ओव्यूलेशन होती है तो हमारा राइज इन बेसल टेम्परेचर होता है, और उस बेसल टेम्परेचर को मॉनिटर करते हुए हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी होनी है नहीं होनी, या क्या उसका ठीक है जो है वो होना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कि अगर कोई भी वुमेन फेल टू ओव्यूलेट है, यानी ओव्यूलेट नहीं कर सकती, तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जो कि उसकी गोनेडोट्रोफिन्स को इंक्रीज़ कराती हैं, उनको स्टिमुलेट कराती हैं, और फिर उनसे ओव्यूलेशन होती है। और इस ओव्यूलेशन के रिज़ल्ट में मल्टीपल ओव्यूलेशंस भी हो सकती हैं, यानी इन गोनेडोट्रोफिन्स को जब हम जो है स्टिमुलेट करेंगे तो मल्टीपल ओव्यूलेशंस भी हो सकती हैं, या फिर सिंगल ओव्यूलेशन भी हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये ऐसा जो होता है वो होता है जब हमारे पास कोई भी मेल इनफर्टाइल है, या कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि एग को और स्पर्म को किसी भी कल्चर मीडियम में रख के फर्टिलाइज़ करा के और उस तरह हम प्रेगनेंसी को डेवलप करते हैं। तो दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी इन विट्रो होती है आउटसाइड द बॉडी। तो आउटसाइड द बॉडी कोई भी कल्चर मीडियम हम लेके उसमें स्पर्म और एग को जो है वो प्लेस करते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ओसाइड्स को हम रिकवर करते हैं बिफोर ओव्यूलेशन, और उस ओसाइड यानी ओसाइड एग ही होता है ना, तो उस एग को जो है हम प्लेस करते हैं कल्चर मीडियम में, और स्पर्म से उसकी फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो क्लिनिकल आता है उसमें आता है मेल की इनफर्टिलिटी, यानी वो कितनी सीवियर हो सकती है कितनी नहीं हो सकती। उसमें इजैकुलेट यानी जो सीमन होता है या जो डिस्चार्ज होता है वो या तो फ्यू स्पर्म कंटेन कर रहा होगा, उसको हम कहते हैं ओलिगोजोस्पर्मिया। ठीक है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी कि बहुत कम। ठीक है ना, तो वेरी फ्यू उसमें लाइव स्पर्म होंगे, और अगर नहीं होंगे दैट इज़ एजोस्पर्मिया, यानी ए है, ए से मीन होता है एब्सेंट। तो ये हो सकता है मेल की इनफर्टिलिटी में। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो HCG का बताया हुआ है कि HCG जो होता है ना, जो हमारे पास बन रही होती हैं एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट वगैरह। ठीक है, ये ऐसे एपीब्लास्ट फिर हाइपोब्लास्ट होती है, और फिर इसके बाहर जो होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है, और बार फिर होता है सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक हो गया ना। इस सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट से जो है वो HCG एक हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, और वो कब रिलीज़ होता है? सेकंड वीक पे, या हम इसे 14 या 16 डे भी कह सकते हैं, तब ये रिलीज़ होता है। और ये हमारे यूरिन में डिटेक्ट हो सकता है। तो हम जब यूरिन में डिटेक्ट करते हैं इसको, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। ठीक है, तो क्योंकि HCG जो होता है ना वो जाके कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा होता है जो प्रोजेस्टेरॉन है उसके आने से पहले। ठीक है, तो इस वजह से कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा होगा, तो वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करवा रहा होगा, तो इस वजह से हमारे पास प्रेगनेंसी हो रही होगी, यानी डेवलप कर रहा होगा। तो फिर इस वजह से HCG जो है वो डिटेक्ट होता है एज अ मार्कर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आती है हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी और हाइड्रेटिव होमोल। ये आप लैंगमैन से भी कर सकते हैं, बट ये लाइकोसेन में ज़्यादा अच्छी दी हुई है। अच्छा, एक्टोपिक का मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी यानी जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो नॉर्मली जो होता है वो इम्प्लांट कर रहा होता है यूटरस की एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल पर। ठीक है, लेकिन जब वो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूटरस पे इम्प्लांट नहीं होगा, दैट इज़ एक्टोपिक कॉन्सेप्टस भी कह सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी उसको कह सकते हैं। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि जब वो यूटरस की वॉल के साथ इम्प्लांट नहीं करेगा, यानी वो किसी भी और जगह पे इम्प्लांट करेगा, तो जब डिलीवरी हो रही होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ना टाइप्स होती हैं। टाइप्स किस बेस पे होती हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि कॉन्सेप्टस जो है वो यूटेराइन वॉल के अलावा कहीं और इम्प्लांट हो रहा है। वो जगह जहाँ पे वो इम्प्लांट हो रहा है वो 2-3 तरीके से हो सकती है। या तो वो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो सकता है, या फिर वो जो है ओवरी में इम्प्लांट हो सकता है, या फिर एब्डोमेन के जो पाउच ऑफ डोगलस है वहाँ पे, या रेट्रोयूटेराइन पाउच जिसे कहते हैं, उस वहाँ पे इम्प्लांट हो सकता है। तो ये तीन तरह की जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइट के वो कहाँ पे इम्प्लांट कर रहा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 95% ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जो होती हैं दैट आर ट्यूबल प्रेगनेंसी, यानी कि वो फेलोपियन ट्यूब में जाके इम्प्लांट होता है। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब के जो एम्प्यूलरी पार्ट होता है ना वहाँ पर जाके इम्प्लांट करता है, तो वो जो होती है दैट इज़ ट्यूबल प्रेगनेंसी। ठीक है, और
ये कब होता है? जब हमारे पास ट्यूबल प्रेगनेंसीज आर कॉज बाय कंडीशन दैट रिटार्ड और प्रिवेंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर ओवम टू यूट्राइन कैविटी, यानी यूट्राइन कैविटी में जब वो जा नहीं पाता ओवम तब हमारे पास ट्यूबल प्रेगनेंसी, यानी हमारे पास इस तरह होती है ना फेलोपियन ट्यूब, इस तरह आ रही होती है, ठीक है, और यहाँ पे होती है हमारे पास यूट्राइन कैविटी है जो भी। तो अब यहाँ पे यूट्राइन कैविटी में मूव करने से पहले यहाँ पे वो मूव नहीं कर पाता, इसलिए जो इसकी पहले वाली साइट है फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे जाके वो इम्प्लांट कर देगा, दैट इज़ ट्यूबल प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ओवेरियन प्रेगनेंसी। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना, ये फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे ओवम आता है ओवरीज़ के थ्रू, ठीक है। ओवरी में जो है वो फोलिकल्स वगैरह डेवलप होते हैं और फिर यहाँ पे ओवम आता है ओवरी से। तो अगर यहाँ पे रिटार्डेशन हो गई, वो आ नहीं सका यहाँ से फेलोपियन ट्यूब में, तो फिर ओवेरियन प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो वो कह रहे हैं कॉमन कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बिफोर इट एंटर्स फेलोपियन ट्यूब, यानी कि फिर ओवरी में ही हो जाएगी, और जब डिलीवरी होगी या कोई भी इसके कॉम्प्लिकेशन होंगी तो उसमें रप्चर ऑफ ओवरी और स्वेयर हेमरेज, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी ये होती है कि इसमें एक्सपेल हो जाएगा फर्टिलाइज ओवन फ्रॉम यूटेराइन ट्यूब, और एक्सपेल कहाँ होगा? एब्डोमिनल कैविटी में, या और फिर वहाँ पे जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके और वहाँ पे पाउच ऑफ डोगलस में अटैच हो जाता है। तो मतलब ये साइड से याद करनी है और बस ये पता होना चाहिए कि इससे सिवियर हेमरेज वगैरह हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रेटिफॉर्म मोल। हाइड्रेटिफॉर्म मोल हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे ये देखें, एक हमारे पास होता है एपीब्लास्ट होता है, उसके साथ होता है हाइपोब्लास्ट, ठीक है, और इसके बाहर होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और फिर बाहर होता है सेंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट एरिया है, जब ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाए और ये जो एम्ब्रियोनिक पार्ट है अंदर वाला ये बहुत कम डेवलप करे, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेटिफॉर्म मोल, ठीक है। कभी कभी तो ये एम्ब्रियोनिक पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और ये ज़्यादा होता है, कभी कभी ये एम्ब्रियोनिक पार्ट होता ही नहीं है और ये सारा डेवलप कर होता है, तो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ओवर डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू है और अंडर डेवलपमेंट ऑफ या एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो है, यानी एम्ब्रियोनिक पार्ट जो एपीब्लास्ट और ये वाला था इसका एब्सेंस है, कम्प्लीटली एब्सेंस है या फिर अंडर डेवलपमेंट है, तो इसको हम हाइड्रेटिफॉर्म मोल कहते हैं। और इसमें जो HCG लेवल्स होते हैं ना वो हाई लेवल्स होते हैं उसके, ठीक है ना, और वो यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा था कि HCG जो हम यूरिन के सैंपल्स के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें हाई लेवल्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो हाईली डेवलप कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। तो HCG कहाँ से रिलीज़ होता था? सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, यानी ट्रोफोब्लास्ट डिवाइडेड होता है किसमें? साइटोट्रोफोब्लास्ट में और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट में। तो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट से HCG रिलीज़ होता है, तो जब ट्रोफोब्लास्ट की ओवर डेवलपमेंट हो रही होगी तो फिर HCG रिलीज़ होना भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं हाइड्रेटिफॉर्म मोल की, एक पार्शियल है एंड एक कंप्लीट है। पार्शियल में क्या होगा कि कुछ रेमनेंट्स होंगे एम्ब्रियोनिक टिश्यू के, ठीक है, और इट रिजल्ट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ नॉर्मल ओवम बाय 2 स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, इसमें सिर्फ यही बात याद रखने वाली है। नेक्स्ट है कंप्लीट हाइड्रेटिफॉर्म मोल, जिसमें एम्ब्रियोनिक टिश्यू होगा ही नहीं। इसमें पार्शियल में तो उसके थोड़े बहुत रेमनेंट्स थे, लेकिन जो कंप्लीट है उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। सच मोल्स जो हैं उनकी नॉर्मल डिप्लॉयड कैरियोटाइप होगा बट ऑल द क्रोमोसोम्स आर ऑफ पेरेंटल ओरिजिन, ठीक है, सॉरी पैटर्नल ओरिजिन, ठीक है। या यहाँ पे डाइस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन होगी या मोनोस्पर्मिक होगी, यानी एक स्पर्म से भी फर्टिलाइज कर सकता है ओवम या 2 स्पर्म से भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेजिव मोल या कोरियोकार्सिनोमास। जब हमारे पास ये हाइड्रेटिफॉर्म मोल सराउंडिंग टिश्यू में इन्वेड कर जाएगा, दैट इज़ इन्वेजिव मोल, ठीक है। इन्वेजिव का मतलब है इन्वेड करने वाला, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यू पे जब इन्वेड कर जाएगा और फिर जब ये दूसरे लिम्फेटिक्स और ब्लड के थ्रू दूसरे डिफरेंट टिश्यूज़ में जाना शुरू हो जाएगा तो दैट बिकम्स कोरियोकार्सिनोमास, ठीक हो गया। ओके जी, अब जो KLM है ना उसमें अबॉर्शन भी दिया हुआ है सेकंड वीक के ना एंड पे। तो अबॉर्शन क्या होता है? दैट इज़ अ प्री मैच्योर स्टॉपेज ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ कॉन्सेप्टस, यानी कि अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ, उसके 38 वीक से कंप्लीट नहीं हुए गेस्टेशन के और उसके पहले ही वो एक्सपेल हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, या तो वो नेचुरली अफेक्ट हुआ या कोई और मिसहैप हुआ या हमने इंड्यूस कराया खुद ही, या फिर उसकी बहुत सारी पहले से अबॉर्शंस हो रही थी और फिर वो हुआ, तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी हम आगे देखते हैं। लेकिन अबॉर्शन ये है कि प्री मैच्योर जो है उसकी एक्सपल्शन हो गई फीटस की या कॉन्सेप्टस की, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसके आती हैं टाइप्स। इसमें आ जाता है थ्रेटन्ड अबॉर्शन होता है, एक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है, हैबिचुअल होता है, और कंप्लीट अबॉर्शन होता है, मिस्ड अबॉर्शन होता है।
थ्रेटेंड अबॉर्शन ये होता है कि जब हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई ना प्रेगनेंसी के दौरान, तो हमें ये थ्रेट हो जाएगा कि अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो दैट इज़ थ्रेटेंड, कि हमें थ्रेट हो रहा है, हमें चांसेस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, के वो किसी भी स्पॉन्टेनियस हो गया, किसी भी एक्सीडेंट, किसी भी मतलब बाय चांस हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटली हो गया, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। जो होता है हैबिचुअल अबॉर्शन, कि उसकी पहले से ही बहुत सारे अबॉर्शन हो रहे थे उस वुमेन के ना, ठीक है, मतलब उसको जब भी प्रेगनेंसी होती थी तो अबॉर्शन हो जाता था, तो अब भी उसका अबॉर्शन हो गया, दैट इज़ हैबिचुअल अबॉर्शन। नेक्स्ट आता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन ये होता है कि आपने खुद करवाया अबॉर्शन, ठीक है ना। और फिर आता है कंप्लीट अबॉर्शन, जिसमें तमाम जो प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्टर्स थे वो हमने एक्सपेल कर लिया आउटसाइड द यूटेरस। और मिस्ड अबॉर्शन होता है कि कुछ कॉन्सेप्टर्स के जो कंपोनेंट्स थे वो अंदर रह गए, और दैट इज़ मिस्ड अबॉर्शन, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं एबनॉर्मल गमीट्स। एबनॉर्मल गमीट्स का मतलब ये है कि जो हमारे एग है या स्पर्म है उनकी डेवलपमेंट में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आई, तो दैट इज़ एबनॉर्मल गमीट्स। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ना, हमारा जो फीमेल गमीट्स होते हैं, ओसाइट्स होते हैं, किस तरह डेवलप करते हैं। पहले होता है उनका बाहर से फॉलिकल डेवलप होता है, और उसके अंदर एक ओसाइट होता है जो कि पहले प्राइमरी होता है, फिर मैच्योर होके सेकेंडरी और ग्राफिन फॉलिकल बनता है। और यही जो जो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट बनता है और फिर मैच्योर ओसाइट बनता है, और यही ओसाइट जो है वो एग बन के फिर स्पर्म के साथ फ्यूज़ करता है, ठीक है। तो एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल में एक ही ओसाइट डेवलप करता है नॉर्मली। लेकिन जब एबनॉर्मल गमीट्स होते हैं तो यहाँ पे एक ओवेरियन फॉलिकल ये जो दिया हुआ है, इसके अंदर 2 भी हो सकते हैं ओसाइट्स, और या फिर 3 भी डेवलप कर सकते हैं, तो दैट इज़ एबनॉर्मल गमीट्स। ये हो गया, ये फीमेल के हो गए। अब हम मेल के देखते हैं। मेल में जो स्पर्म है उसकी एबनॉर्मेलिटी किस तरह हो सकती है कि या तो उसके हेड्स 2 हो जाएंगे, या तो उसकी टेल्स 2 हो जाएंगी, या तो वो छोटा रह जाएगा, या तो बहुत लंबी उसकी टेल हो जाएगी, या फिर बहुत थिन रह जाएगा। तो इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाती हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें क्या होता है कि कुछ न्यूमेरिकल भी होती हैं। न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं कि क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो ज़्यादा हो गया है, कम हो गया, दैट आर न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़। अच्छा, इसमें जो कुछ टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हैप्लॉइड, यूप्लॉइड, एन यूप्लॉइड, पोलीप्लॉइड वगैरह ये बहुत मैटर करती हैं। क्रोमोसोम नंबर जो होता है दैट इज़ एन, ठीक है ना। अगर डिप्लॉइड होगा तो हम उसको 2n कहते हैं, और हैप्लॉइड होगा तो n कहते हैं। और यूप्लॉइड भी इसी को ही कहते हैं, यानी कि जो भी इस नंबर का एग्जैक्ट मल्टीपल होगा ना, दैट इज़ यूप्लॉइड। अगर वो एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है, अगर उस नंबर से ज़्यादा है या कम है, फ़र्ज़ कि हमारे पास 2n है, अगर हमारे पास ये 46 क्रोमोसोम बनते हैं ना, अगर हमारे पास 46 नहीं बनते, 45 बन जाते हैं, एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है ना, या 46 नहीं बनते, 47 बन जाते हैं, ये भी एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है इनका, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं एन यूप्लॉइडी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आती है हमारे पास मोजेशिज्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जब हमारे पास माइटोटिक डिवीजन में जो है वो नॉन डिस्टिंक्शन होती है, यानी कि कुछ जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चले जाते हैं, कुछ में कम या कुछ में नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर आ जाता है, दैट इज़ मोजेशिज्म, ठीक है। और फिर आती है हमारे पास ट्रांसलोकेशंस। ट्रांसलोकेशंस जो है वो बैलेंस भी हो सकती हैं, अनबैलेंस्ड भी हो सकती हैं। फर्स्ट हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स पड़े हैं, ठीक है, इनका ये वाला पार्ट अगर ट्रांसलोकेट हुआ है, इसके इसी पार्ट के साथ जाके लगा है, और कोई जेनेटिक म्यूटेशन नहीं आई, तो दैट आर बैलेंस ट्रांसलोकेशन। अगर ये वाला पार्ट उठ के यहाँ कहीं लग गया है, कहीं और पे जहाँ पे हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशंस आ रही हैं, तो दैट आर अनबैलेंस, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ट्राइसोमीज़, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला हम देखते हैं ट्राइसोमी 21, जिसे हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम 21 की, ठीक है। ट्राइसोमी का मतलब ये है कि हमारे पास 2n होता है ना नंबर, लेकिन जब हमारे पास 2 क्रोमोसोम यानी डिप्लॉयड नहीं होगा, उसकी जगह 3 हो जाएंगे, तो दैट इज़ ट्राइसोमी। तो अगर वो 21 क्रोमोसोम पे हुई है, दैट इज़ डाउन सिंड्रोम। तो वहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसके ना कुछ फीचर्स होते हैं, ये याद रखने होते हैं, और ये याद रखना होता है कि कौन से नंबर पे ट्राइसोमी हुई है, कैरियोटाइप वगैरह क्या है, ठीक है। तो इसमें अब इसके फीचर्स क्या हैं कि इसमें ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत सारी ट्राइसोमीज़ में ना मतलब कॉमन है, तो ये किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, यानी उसके हेड की और फेस की एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। उसमें हेड और फेस की एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या क्या आ जाता है कि उसके अपवर्ड स्लैंडिंग आइज़ होंगी, कि उसकी आइज़ जो है ना थोड़ी सी अपवर्ड होंगी, यूँ करके, ठीक है ना, मतलब ये उसका फेस है तो ये थोड़ी अपवर्ड करके होंगी, ठीक है, समझ आ जाएगी ना। एंड नेक्स्ट है कि एपिकैंथल फोल्ड्स होंगे मीडियल साइड ऑफ आइज़ पे। जो ये हमारे पास मीडियल साइड ऑफ आई है ना, यहाँ पे डिफरेंट तरह के फोल्ड्स होंगे, ठीक है। अच्छा,
और उसके बाद स्मॉल एयर्स होंगे। कार्डियक डिफेक्ट्स भी मोस्ट ट्राइसोमीज़ में कॉमन होते हैं। हाइपोटोनिया होगा और इसमें जो है ल्यूकीमिया और थायराइड डिसफंक्शन वगैरह के भी चांसेस होंगे और अल्जाइमर डिजीज़ भी हो सकती है। दैट्स इट, ये इसके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आती है ट्राइसोमी 18। इसका मतलब क्या है कि 18 जो क्रोमोसोम है वहाँ पे ट्राइसोमी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने कार्डियक डिफेक्ट्स, हार्ट डिफेक्ट्स हमने कहा था कि ट्राइसोमी मोस्टली ट्राइसोमीज़ में कॉमन होते हैं, तो यहाँ पे भी हैं और इसमें लो सेट एयर्स हैं। और जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये कि सिंटेक्टली यानी उसमें फ्यूज फिंगर्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये देखें, ये फ्यूज फिंगर्स हैं, यहाँ पे ये फ्यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें फ्यूज फिंगर्स हैं, सिंटेक्टली है, माइक्रोगैंथिया है, उसका जॉ जो है वो लोअर है, ठीक है, यानी थोड़ा सा नीचे कर गया है, ठीक है। और ये भी अप्रॉक्सीमेशन आ सकती है कि 1 in 5000 न्यू बॉर्न्स में होता है और जो है 85% जो है वो 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे लॉस हो जाते हैं और कुछ जो है वो 2 months तक सर्वाइव करते हैं और फिर डाई हो जाते हैं, ये भी आ सकता है। नेक्स्ट रहता है ट्राइसोमी 13, यानी 13 क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी। और इसके फीचर्स क्या होंगे, होलोप्रोसेंसिफेली होगी, यानी उसकी जो है ना जो प्रोसेंसेफलस होता है ना वो हम फोर ब्रेन भी कहते हैं। तो या तो उसमें जो है वो फोर ब्रेन की या तो उसका फेलियर हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसमें क्लेफ्ट लिप होगा, या फिर उसके पास उसमें माइक्रोऑफ्थेल्मिया होगा, यानी कि थैल्मिया ऑफ्थेल्मिया जो है वो हम आइज़ के लिए यूज़ करते हैं, माइक्रोऑफ्थेल्मिया होगा या एनऑफ्थेल्मिया वगैरह, ये फीचर्स होंगे। और उसमें 5% लिव बियॉन्ड 1 year होगा और 1 in 20,000, ये भी देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर में जो होता है वो कैरियोटाइप जो होती है मैन वाली होती है, लेकिन उसमें जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल वाले वो डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। यानी कि उसमें क्या होगा कि स्टेरिलिटी होगी, कि वो फर्टाइल नहीं होगा, स्टेराइल होगा, टेस्टिकुलर एट्रॉफी होगी, यानी उसकी टेस्टीज जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी, उसकी एट्रॉफी होगी। तो यानी कि वो जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स थे ना मेल के, टेस्टीज वगैरह और सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स वगैरह, वो जो हैं वो डेवलप नहीं कर रहे। तो इस वजह से उसमें कैरियोटाइप मेल वाली है बट उसके सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं कर रहे। हाइलिनाइजेशन ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स है, टेस्टिकुलर एट्रॉफी वगैरह है और गैनिकोमेस्टिया यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट वगैरह हो रही है। तो ये सब चीज़ें तो नहीं होती ना सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल में, तो इस वजह से इसकी जो है वो डेवलप नहीं हो रही है कैरेक्टर्स। और इसकी कैरियोटाइप क्या है, XXY टाइप है, ठीक है, याद रखना है। और उसके अलावा इसमें बार बॉडी भी होती है, एडिशनल जो एक्स है वो आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एडिशनल एक्स आया हुआ है, तो इस वजह से इसको बार बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड नेक्स्ट होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में जो कैरियोटाइप होती है वो फीमेल वाली होती है बट उसमें फ़ीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं करते। जो हमारे पास फीमेल में क्या होगा, मेल में था टेस्टीज वगैरह वो डेवलप नहीं करते, तो फीमेल में क्या होता है ओवरीज वगैरह, तो ओवरी डिसजेनेसिस वगैरह ये सब होंगे इसमें, ठीक है। तो इसकी कैरियोटाइप क्या है, 45X कैरियोटाइप है और ये मोनोसोमी है, ठीक है ना, ये भी देख लेना है। और इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एब्सेंस ऑफ ओवरी यानी गोनेटल डिसजेनेसिस है, वेब नेक है और उसके बाद स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हैं और ब्रॉड चेस्ट विद वाइडली स्पेस निपल्स है, ठीक है। तो ये फीचर्स याद रखने हैं। अच्छा, नेक्स्ट कुछ हैं वो ये हैं, एक तो क्रीडू चैट सिंड्रोम है। इसमें क्या है कि जो हमारे पास पार्शियल रिलेशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 है उसको हम क्रीडू चैट सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है एंजलमैन सिंड्रोम। इसमें क्या है कि व्हेन द माइक्रो डिलीशन अकर्स ऑन द मैटरनल क्रोमोसोम इट रिजल्ट्स इन एंजलमैन सिंड्रोम। और या तो फिर पैटर्नल क्रोमोसोम पे जब माइक्रो डिलीशन होगी तो दैट इज़ प्रेडरविली सिंड्रोम। और अगर दोनों पेरेंट्स से जो हैं वो कॉन्टेजियस जीन्स जो हैं वो इनहेरिट हो गए तो मिलर डीकर सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है।